अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। सुबह सवेरे पाकिस्तान की एक फ्रेशली एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक कप चाय हो और सुबह सवेरे पाकिस्तान का सुबनामा हो तो मेरे ख्याल दिन का आगाज और हसीन हो जाता है। अब मुझे लगा कि आप फ्रेश कह रही हैं, तो कल जो आपने केक खाया था ना फ्रेशली बेक्ड, मुझे लगा आपको वो याद आ रहा था। वो जो हमने लोगों को भी दिखाया भी नहीं है और लोगों को पता भी नहीं है। ये राज जो है ना, शाहजेब ने पहले ही सुबनामा में ब्रेकिंग दे दी कि हमने क्या मीठा खाया है। बट देन अगेन अच्छी खबरें भी हैं, मजबूत खबरें भी हैं और ईमान को रोशन और फ्रेश करने वाली भी खबरें हैं। सुबनामा का आगाज करते हैं। बिल्कुल, सुबनामा में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुस्कान का, जो इंतहा पसंदों के सामने डट गई थी। और इनका जिक्र क्यों ना किया जाए, क्योंकि इस शेरनी का हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा, उससे पहले भी जब खबर सामने आई है, मुसलसल सोशल मीडिया पर जो सार्फिन है वो इनको सराह भी रहे हैं, इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने नारा लगाया उन तमाम इंतहा पसंदों के सामने, उस नारे का टॉप ट्रेंड बना रहा अल्लाह अकबर का। अल्लाह अकबर का। उनके इंटरव्यूज पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, और साथ साथ उन्होंने एक बात का और भी बताया कि बाजाब तालिबा मुस्कान ने ये कहा कि उनके हिंदू दोस्तों ने उनकी मदद की, जो कि एक बहुत ही अहम नुक्ता है, एक अहम हिस्सा है इस बात का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो तन्हा इनका सामना करने के लिए परेशान नहीं थी और अगर मुस्तकबिल में भी ऐसा वाकया पेश आया तो वो अपने हिजाब पहनने के हक के लिए लड़ती रहेंगी। माशाल्लाह लड़ती रहेंगी। और साथ में जो तालिबात के स्कूलों में दाखिले पर आयद पाबंदी है उसके खिलाफ जो एहतजाज है उसका सिलसिला भी मुसलसल जारी है, जो चल रहा है। साथ में आपको ये भी बताएं कि भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों पर जो बाजाब तालिबात पर पाबंदी है उसका जो फैसला है वो अभी तक बरकरार है, यानी कि वो पाबंदी अभी तक आयद है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वाकयात हैं कॉलेजेस के, वो सामने आ रहे हैं। साथ में हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने मामला चीफ जस्टिस कर्नाटक हाई कोर्ट को भेज दिया है और ये भेजने के बाद जो अपील पर भी फैसला हाई कोर्ट का लार्जर बेंच है वो करेगा। तो ये तमाम खबरें हैं, ये तमाम अपडेट्स हैं जो इस वाकये के हवाले से सामने आ रही हैं। अब सियासी खबरें भी हो जाएं शाहज़ेब, बहुत सारी खबरें हम रोज शेयर कर ही रहे हैं कि बहुत गहमा-गहमी चल रही है, बहुत दूसरे के ऊपर तनकीद हो रही है। और अगर कुछ इस मामले की बात करें तो पीटीआई को धचका लग रहा है कि लगने वाला है बहुत बड़ा। पीटीआई को धचका लग चुका है क्योंकि वो इसलिए लग चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया है और बतौर सेनेटर कामयाबी का उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी वापस ले लिया गया है। साथ में दोहरी शरीयत केस के फैसले में भी कहा गया कि फैसल वावडा ने कागजात नामजदगी के साथ झूठा हल्फनामा जमा कराया। तो ये तमाम मामलात, साथ में उनकी तनख्वाहें, उनके मरात, वो सब भी वापस उन्होंने कहा बतौर एमएनए तमाम तनख्वाहें और जितने भी हैं वो 2 माह में वापस करने का हुक्म फैसल वावडा ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से राब्ता भी किया और इस फैसले पर मशावरत की। और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि फैसल वावडा अपने इस फैसले के खिलाफ अदालत जरूर जाएंगे। बिल्कुल जरूर जाएंगे। तो ये सियासी मैदान की बात हो रही है, तो पीपल्स पार्टी के हवाले से हम सुन रहे हैं, इस्लामाबाद मार्च के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी और सूबाई इदारों को उन्होंने खत भी लिख दिया है। साथ में एनएचए को और मोटरवे जो हुकाम है उनको भी उन्होंने खत लिख दिए हैं और बताया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद रवाना होगा। ऑलराइट, अगली जो खबर है वो है मुशीर तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती ताउन के लिए फ्रेमवर्क माहिदे पर दस्तखत हो गए। फ्रेमवर्क माहिदा सीपैक के दूसरे मरहले के लिए जो है वो ब्रेक थ्रू है। चीन के साथ माहिदा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और सनतों की जो है मुंतकली केस से मुतालिक है। बिल्कुल, ये तो हो गई खबरें बहुत सारी। अब साथ में आपको ये भी बताएं केस ऐसा जिसके बारे में हम सबको कुछ ना कुछ मालूम है, अली जफर मीशा शफी का केस, जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि मीशा शफी मुश्किल में फंस चुकी हैं और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि लाहौर की जिला कचहरी ने मीशा शफी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। माया, यानी कि वो वाली बात है कि अदालत ने शरीक मुलजमा माहम जावेद के भी काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। मुलजमों को 50,000 के जमानती साथ में जमा करवा के 19 फरवरी को पेश होने का हुक्म है, जो कि मेरे ख्याल अब कुछ दिन रह गए, 9 दिन रह गए, आज 10 तारीख हो चुकी है। साथ में कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी शामिल कर लेते हैं। ईरान के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, ईरान ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और बताया जा रहा है कि 1450 किलोमीटर फासले तक हदफ को बासानी निशाना बनाया जा सकता है इस मिसाइल से। वाओ, दैट्स बिग न्यूज़। और एक और बड़ी न्यूज़ जिसके बारे में कल आप जिक्र कर रहे थे और कहते भाई ये कब होगा, तो ये हो चुका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और इसमें कौन कौन है? बाबर आजम कप्तान है, मोहम्मद
रिजवान नाइब कप्तान है, साथ में 16 रुकनी स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक भी हैं, अजहर अली भी हैं, साथ में इमामुल हक, फवाद आलम, शान मसूद और सऊद शकील भी शामिल हैं। जबकि अगर बॉलर्स की बात की जाए तो शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, ये तमाम लोग इस स्क्वाड में शामिल हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि 5 रिजर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनमें कामरान गुलाम है, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, सरफराज अहमद और यासर शाह। तो स्क्वाड तो तैयार हो गया है, ऑस्ट्रेलियन टीम भी बहुत जल्द आ रही है, और मुकाबला होने वाला है। भी कोई खबर है? बिल्कुल, उनके हवाले से खबर है कि मजीद 12 माह के लिए उनको कौमी टीम के जो हेड कोच हैं वो मुकर्रर हो गए। साथ ही मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो हैं वो फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई भाई शादी भाई। क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट के मैदान से भी खबरें हो गई हैं। अब क्या खबर रह गई है? क्रिकेट का बड़ा मेला कराची से लाहौर चला गया, ये खुशखबरी है हम लोग के लिए। जरा हम भी उदास हैं, लेकिन आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में चौके छक्के लगेंगे तो लाहौरियों बहुत बहुत मुबारक हो, रौनकें आपकी तरफ। हमने कराची से भेजी है, विकेटें उड़ेंगी। मुल्तान सुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही सोचा था कि केएसएल का जिक्र हो और ये मुल्तान सुल्तान का जिक्र ना करें, जो कि अनडिफीटेबल अभी तक टीम रही है। उनका मुकाबला होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी से आज, और अब देखा जाएगा कि आज के मैच में क्या होता है। आज भी आपको यही उम्मीद है कि मुल्तान सुल्तान मैच जीतेगी? मुल्तान सुल्तान इंशाल्लाह मेरी दुआ है, मेरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि उन लोगों के दिलों में नेकी हो और जीतने का एक साथ टीम के साथ वो जो एम हो वो हो। बट इस वक्त इनका जीतना बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ पेशावर ज़ल्मी का शाजिब, तो कराची किंग्स पर असर पड़ सकता है पेशावर ज़ल्मी के जीतने का? अब तो देखना होगा कि पेशावर ज़ल्मी के 4 पॉइंट्स हैं और वो इस वक्त 5वें नंबर पर है, 5वीं पोजीशन पर है अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो। अब आज का मैच होगा, इसमें काफी चीजें कुछ वाज़ेह होंगी। पेशावर ज़ल्मी अगर मैच जीत जाता है तो उनके पॉइंट्स में इजाफा होगा। खैर ये तो देखा जाएगा, लेकिन साथ में जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है वो भी कहीं जा रही है। क्या बात है जनाब, क्या बात आपने जो खबर दी है। न्यूजीलैंड जाने की तैयारी हो गई और चले गई हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम 6 मार्च को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी और ऑल द वेरी बेस्ट। वुमेन्स टीम वो भी भारत के खिलाफ हमारा पहला मैच। ओह माय गॉड, होने जा रहा है ये मैच। सीरियसली बहुत ही जबरदस्त मैच होगा और हम लोग भी हमारी ग्लूड होंगे स्क्रीन पर। लेकिन मांगी से कबल कप्तान बिस्मा मारूफ ने कहा कि न्यूजीलैंड में जो है शेड्यूल बिल्कुल और तैयारी मुकम्मल है उनकी। ये शेड्यूल है मैच और साथ में जिस तरीके से तैयारी की गई है वो पुरुमीद है कि वो ये मैच जीत सकेंगी अपनी टीम के साथ। साथ में जो उनके फैंस हैं उनसे उन्होंने दुआ की अपील भी की। उन्होंने कहा हमारे लिए दुआ करें ताकि हम ये मैच जीत कर वापस आए। तो सुबह की तमाम खबरें तो हो चुकी हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिस हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं और बताना ये चाहते हैं कि अब आप अपना मोबाइल नंबर जो आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है वो आप बैंक अकाउंट की तरह अब इस्तेमाल कर सकेंगे। माया इसका मतलब है कि आपका, क्योंकि वो जो नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, वो जब IBN नंबर होता है और उस नंबर में हम खो जाते हैं, अजीब पागल हो जाते हैं। ये भी नंबर वो भी नंबर पर डालते डालते पर लगता है अच्छा नहीं पैंटा नहीं था, कुछ कम थे। तो मतलब वो कंफ्यूजन और वो सारा वो आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये सब आसान यानी कि बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है स्टेट बैंक की जानिब से। स्टेट बैंक ने फर्द से फर्द अदायगी के लिए नया नाम मुतारिफ कराया है। साथ में आपको ये बताएं कि जो से फौरी अदायगियां हैं वो की जा सकेंगी। आप सेंड भी कर सकते हैं पैसे, रिसीव भी कर सकते हैं। साथ में अपने मोबाइल फोन नंबर को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके आप ये तमाम काम कर सकते हैं। अपने पैसे, अपनी रकम ट्रांसफर भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन इस पर हमें रहनुमाई चाहिए। ये जो रास्ता मुतारिफ कराया गया है इस पर बात भी करनी है। तो हमें ज्वाइन किया है सुबह सवेरे पाकिस्तान में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक कामिल साहिबा ने। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। व्हाट अ प्लेजेंट पर्सनालिटी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सीमा साहब, सबसे पहले तो हमारी इसमें रहनुमाई फरमाइएगा, बताइएगा कि जिस तरीके से बेहतरीन कदम उठाया गया है स्टेट बैंक की जानिब से, इसमें क्या जो फंड्स ट्रांसफर किए जाएंगे उससे कोई चार्जेस भी होंगे? नहीं जी, इसमें बिल्कुल चार्जेस नहीं है, बिकॉज हम जो इसको कह रहे हैं ये फौरी, फ्री और आसान। फौरी फ्री और आसान। वाह जी, और वो हमारे साथ टैगलाइन है, इतना बासहूलत के क्या याद करोगे। इतना बस, वाह वाह वाह, क्या याद करोगे। तो अगला सवाल मैं कर लेती हूँ कि रास्ता सिस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन बेसिकली किस तरह होगी, रकम भेजने के लिए क्या सिस्टम है? जिस तरह आपने कहा कि उसको आसान बनाया गया है, तो किस तरह आसान बनाया गया है और साथ में ये सिस्टम होना ये कितना जरूरी है जो आप लोग जी। सो जो स्टेट बैंक चाहता है और आप सब चाहते हैं कि सबके लिए अदायगियाँ आसान हो और लोग बैंकिंग सिस्टम में आए और कैश का इस्तेमाल कम हो, तो हमने ये मुतारिफ किया रास्त। इसी वास्ते हमने रास्त नाम रखा है ना, राह रास्त बिल्कुल ऐसा। और बराह रास्त। सो फिर हमने ये आप करें, अगर आपने रास्त ID बनानी है, इसका नाम हमने रास्त ID का, आप एक अपने
और यहाँ आप अपने बैंक के काउंटर पे जा सकते हैं, या बैंक की इंटरनेट पे जा सकते हैं, या बैंक के ऐप पे जाएं। अच्छा। वहाँ आपको नजर आएगा रास्त आईडी। सही। सेकंड्स में आप रास्त आईडी क्रिएट कर दें। जो आपका अकाउंट है उसको आप कह दें कि मेरा ये सेल फोन नंबर के साथ ये लिंक हो गया, तो रास्त आईडी बन और जाएगी। साथ में इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है, लेकिन स्मार्टफोन पे करें, एंटेना अगर नहीं है तो फिर आप अपने ब्रांच के काउंटर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ब्रांच अकाउंट पर भी अच्छा, कर सकते हैं। तीनों अच्छा, साथ में मैम ये भी बताइएगा, इसमें कोई लिमिट भी रखी गई है कि मैक्सिमम आप इतनी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, या अभी मिनिमम जो हमने रखा है वो 2 लाख का रखा है पर ट्रांजैक्शन। transaction। आप दिन में कितनी भी करना चाहें, बिल्कुल सही है। और अगर बैंक चाहे तो वो हमसे राब्ता कायम करें और हम वो लिमिट बढ़ा भी देंगे। ठीक है, लिमिट बढ़ाई भी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। वही वाली बात है कि इस तरीके से 12 बजे से 12 बजे मिडनाइट टू मिडनाइट आपके पास वो टाइम है। अगर आप नहीं, कितने जितने भी करना चाहें, जितने भी करना अगर आप चाहें। 2 लाख कर लें तो आप 10 दफा भी कर सकते हैं। 10 अच्छा, दफा मतलब आप 2 लाख पे जो है वो हिस्सों में कर लें, आप 10 लाख तक जा सकते हैं। हाँ, अच्छा, जी 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 जी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, एक वक्त में अदायगी की सबसे ज्यादा हद, इस तरह आपने बताया ऑब्वियसली कम से कम कितने पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। साथ में ये मुझे पूछना था कि बहुत सारे और भी, अभी हम शो से पहले ही बात कर रहे थे सिमी जी के, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर हैं या वो लोग खुद बाहर होते हैं, अकाउंट्स उनके यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। क्या वो इससे फायदा उठा सकते हैं बाहर बैठे हुए? अभी ये डोमेस्टिकली अवेलेबल है, मगर वो हमारे लिए, हमारा दूसरा अकाउंट है रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसका आपने सुना होगा। अच्छा। वो जो पाकिस्तानी बाहर हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकते अच्छा, हैं। कितना आसान है ये इस्तेमाल करना? बहुत आसान है, आप खुद ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है। हमने उसके लिए एक ट्यूटोरियल भी बनाया है जो आप देख सकते हैं, वो उर्दू में है, बहुत आसान है। मगर आपको सिंपली वहाँ जाना है, आपको नजर आएगा रास्त का आइकॉन, आप उसको टैप करें, आप लिंक कर दें। अगर आपने रजिस्टर नहीं भी करना फिर भी आप कर सकते हैं, आप सिर्फ रास्ते सेंड करें। अगर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पैसे भेजें, तो मैं आपको सिर्फ अपना, मैं रास्ते रजिस्टर्ड हूँ, मैं सेल फोन दूंगी, आप जाएं और मुझे पैसे भेजें। अच्छा, मुझे आपका ना अकाउंट नंबर, वो जो इतना एक तवील, उसमें 24 हर्फ होते हैं, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हाँ। तो पीछे से वो लिंक हो जाएगा, आपको अपना सेल नंबर याद है, वो सब आसान हो जाएगा। यानी कि इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि आपके अपने नाम पर एक मोबाइल सिम हो, जिसमें आपका एक मोबाइल नंबर हो, और उसको आप लिंक कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट होना भी आपका बहुत जरूरी है। इन 2 चीजों को लिंक करने के बाद आप इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जिसकी लिमिट आप बता रही हैं 2 लाख है। ये पूरा प्रोसेस है। जी जी। अच्छा सिमी जी, अमूमन हमें एक रिसीव जो है वो रिसीव होती है ताकि हम शेयर कर सकें, जी फला मैंने सिमी जी आपको ट्रांसफर कर दिए पैसे, तो क्या वो रिसीव भी फौरन ही आ जाती है? फौरन ही आएगी। हमने ये SMS आता है ना, SMS आता है, SMS आता है, इन ऐप नोटिफिकेशन भी आती है, बिल्कुल ठीक। मगर हमने बैंक्स को हिदायत की है कि वो जो SMS है वो 20 सेकंड में पहुंचे। 20 सेकंड में पहुंचे। 20 सेकंड की बात है, अब ये बाकी चीजें नहीं। अब हम मॉनिटर भी करेंगे ये बिल्कुल ऐसा ही है। यही ट्रांजैक्शन तमाम ईमेल में जिस तरह आती है, हमारी ट्रांसफर होती है, वो भी तमाम ईमेल्स में वो आएंगी, उसको बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, साथ में बेहतरीन सहूलियात जैसे कि आप लोग भी दे रहे हैं, दीगर बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी कोई खास तौर पे हिदायत जारी की जा रही है, अहकामात दिए जा रहे हैं? बहुत। एक तो हम उन्हें हिदायत की है कि वो उसको हर जगह, बिकॉज लोगों को ये हर चीज समझनी होती है, तो उनको समझाएं। SMS के दौरान ईमेल, सोशल मीडिया, ब्रांच काउंटर, स्टैंडीज, ये सब चीजें हमने भी, आपने देखा है, बहुत इश्तेहार बनाए हैं, बैंकों के थ्रू ही बनाए हैं। तो अभी 12 बैंक ऐप पे हैं, हर हफ्ते और बैंक भी आते जाएंगे, बट मेजर बैंक कवर्ड है। तो इससे हम चाहते हैं कि बस अदायगी आसान हो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। एंड आई एम वेरी श्योर, इस तरह आप लोगों ने कहा कि और भी प्लान्स हैं करने के, और भी आसान बनाने के लिए। बहुत सारे स्पेशली चैलेंज लोग भी हैं जो ऑब्वियसली नहीं सुन सकते या नहीं देख सकते या नहीं ऑपरेट कर सकते, उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कोई। और साथ में सीमा साहब, इसमें स्टेट बैंक को कितना फायदा पहुंचेगा? स्टेट बैंक का एक एम है ना, इंक्लूजन, जिसको कहते हैं माली शमूलियत। ये एक हमारी बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव और गोल है। ये हम चाहते हैं कि बैंक में सब अफराद आएं और कैश का इस्तेमाल कम हो। कैश बड़ा आसान होता है ना, तो हमने डिजिटल को भी उतना ही आसान बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही है, फिर मतलब पूरी कोशिश की जा रही है कि डिजिटलाइज किया जा सके तमाम ट्रांजैक्शंस को। आपने सुना है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तो बहुत पुरअज़्म हैं, बहुत खास तौर पे हम चाहते हैं खवातीन आए। यही मैं आपसे अगला सवाल सिमी जी यही कर रही थी, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं हमारे गाँवों, कस्बों, शहरों में, देहातों में, और उनको इस बैंक के नाम सुनते ना, बैंक का नहीं समझ में आता। वो चीज मुझे बहुत फिक्र करती है उन औरतों के लिए कि बैंक का समझ नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि ये अभी आपको सुने तो उनको हो कि भाई समझ में भी आएगा, कर भी सकोगी, उनके लिए कैसे? जी, और उनके लिए एक और भी चीज हमने की है कि वो अकाउंट भी घर बैठे खोल सकती हैं, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक घर पे हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी खवातीन को ब्रांच जाने में मुश्किलात होती है,
तो वो घर से कर सकती हैं। उनको ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि उनकी आमदनी कहाँ से है, क्योंकि बहुत सारी घर पे होती है ना, उनकी कोई आमदनी नहीं होती, उनको फिर अपने हस्बैंड की पे स्लिप लाऊं और वेरियस चीजें हमारे कल्चर में, तो इस तरह खवातीन को भी एम्पावरमेंट होगी और वो हम चाहते हैं। अच्छा मैम, हम चाहते हैं कि क्योंकि डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है तो आपसे बहुत सारे सवाल करें। आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी जाना चाहूंगा। जिस तरीके से हम क्रिप्टो करेंसी को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर इस वक्त स्टेट बैंक कहाँ खड़ा है, क्या सोच रहा है? रशिया लीगलाइज कर रहा है, इंडिया भी लीगलाइज कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में? इसमें हम इसको देख रहे हैं, बड़ी क्लोजली देख रहे हैं। अभी तक जो हमने देखा है इसमें ज्यादातर सट्टा है, सिर्फ ज्यादातर जिसको स्पेक्युलेटिव कहते हैं ना, वो है। इसमें अभी कुछ हमने कहा भी है, हमने सिंध हाई कोर्ट में भी कहा है, उसके हुकूमत पाकिस्तान भी देख रही है। अभी तक जो हमने देखा है इसमें जो हमारे पाकिस्तान के लिए जो हमारे लिए खतरात हैं फायदे से ज्यादा हैं। अच्छा, यानी कि इसलिए ये वैलिड पॉइंट है कि अगर जाहिर है, अगर मुल्क की मायशत के लिए, मुल्क के इमेज के लिए, मुल्क की बका के लिए अगर कोई चीज़ नहीं है सेफ और 100% श्योर नहीं है, तो मेरा ख्याल है उसको जब तक कीनली आपने कहा कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका आगे देखते हैं आगे क्या होगा, वक्त क्या आने वाले जो वक्त है। मगर ये सारी चीज़ अगर हम रास्त की बात करें, अब शुरू करते हैं बिल्कुल आम फहम सवाल सी, मुझे आपकी इजाज़त से। मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे बैंक अकाउंट नहीं चलाना आता, मुझे आज पता चला है सुबह सवेरे पाकिस्तान में रास्त आईडी जैसी कोई चीज है जी, उसके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए उस शख्स के लिए? अगर उनका बैंक अकाउंट है और उन्होंने बैंक का ऐप डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, अगर है तो वो अपने ऐप पे जाएं, वहाँ उन्हें रास्त का आइकॉन नजर आएगा, उसको वो टैप करें और वो कहेगा आईडी मैनेजमेंट, आईडी को क्रिएट करते हैं। उसी वक्त अपने अकाउंट को चूज करें, ये अकाउंट है, ये मेरा सेल नंबर है, उसको लिंक कर दें, वो एक्सेप्ट करेगा, एक शायद ओटीपी आएगा, वो सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। ओटीपी एक एसएमएस होता है जो आपको आपके बैंक की तरफ से मिलता है, उसमें आपका पासवर्ड होता है। मैं इसलिए ये बता दूं, साथ साथ तशरीह भी कर दूं कि वो नंबर आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब आप ये भर रहे हो, आईडी बना रहे हो, तो अपने एसएमएस पे जरूर देखिएगा, एक नंबर आएगा, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कुछ बैंकों को हमने कहा है और अब सब करेंगे कि वो ऐप पे ही ओटीपी नजर आ जाएगा, तो आप उसे खुद ही फिल कर देंगे, तो आपको एसएमएस में जाके देखने की जरूरत क्या बात है। अच्छा, ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, तमाम चीजें हैं, ये किसी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं कि लोग जा सकें, जान सकें? स्टेट बैंक की वेबसाइट पे है, हम बैंक्स की भी वेबसाइट्स पे लगाएंगे। इसमें एक हमने सिखाने के लिए, जिसको कहते हैं, एक ट्यूटोरियल भी बनाया है, वह उर्दू में है, वो आप आसानी से समझ भी सकते हैं। और हमारी पूरी ख्वाहिश होगी कि हम अपने सोशल मीडिया पे और अपने अकाउंट पे वो वीडियो लगाएं, ताकि लोग जो हैं रास्त आईडी बनाएं और रास्त की तरफ राहे रास्त और बराहे रास्त जो है वो अपना ताल्लुक और रिश्ता बनाएं। अच्छा मैम, ये रास्त की सारी बात हो गई, आप ज़ाहिर है हमें आज आपने ज्वाइन किया है तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहता हूँ इस हवाले से, जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है, इसमें मैम जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इसके बाद जो है वो हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकेगी, उसको जाना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स के पास, और जाहिर बात है कमर्शियल बैंक्स अपनी मनमानी करते हैं, अपनी शराइत रखते हैं, तो क्या वाकई ऐसा है? इसमें रहनुमाई फरमाइएगा। जी, इसमें यह है कि दुनिया में हर जगह लोग स्टेट बैंक से या जो सेंट्रल बैंक होता है उससे पैसे नहीं लेते, ये दुनिया का असूल है, और पाकिस्तान में भी ये एक असूल पहले भी था और अब आ गया है। बैंकों से लेते हैं ज़रूर, पहले भी लेते हैं वैसे, और अभी भी लेंगे, और उसमें जो रेट है वो जाहिर है, अब हम देख भी रहे हैं ना किस तरह वो किस रेट पे दे रहे हैं। तो बैंकों से लेना यही सही है हमारी माशियत के लिए, बिकॉज अगर वो सिर्फ स्टेट बैंक से पैसे लेंगे तो एक पैसा छापना है ना। अभी हमें 2019 से अब तक इस हुकूमत ने नहीं लिया है कोई भी कर्जा स्टेट बैंक से, नहीं लिया, और फिर भी ठीक ही चल रहा है ना। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ठीक चलता रहे इस तरीके से मैम। निकाला, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एंड हैव अ वेरी गुड डे, एंड आई रियली होप कि आज जो आप आई और लोगों के लिए एक आई ओपनिंग भी इस तरह की सेगमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो उसकी माशियत जो है, अगर उसका जो इकोनॉमी है अगर वो स्ट्रांग हो जाए, तो मेरा ख्याल है लोग इंडिपेंडेंस आ जाए, डिजिटल पाकिस्तान की तरफ आ जाए। तो मैं कहूँगी एक आपकी तरफ से एक मैसेज आ जाए लोगों का, औरतों को लिए, जो हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो देख रही हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, चाहते हैं कि वो जरूर बैंक जाएं और बैंकों में उनकी इज्जत हो और उनकी बात सुनी जाए,
और वो बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उस पर एक और प्रोग्राम करें ताकि मैं ज़रूर उनको ये समझा सकूं। लेकिन आप आएंगी? मैं आऊँगी, पक्का आएंगी? पक्का। बस और हम बस डन है, बस ये हाजिर प्लेटफॉर्म हाजिर। आपके लिए अवेलेबल है, आप जब चाहें जिस इशू पर हम डिस्कशन करना चाहें, क्योंकि लोगों की आसानी के लिए हमने काम करना है, उनकी रहनुमाई फरमानी है। तो थैंक यू वेरी मच जिस तरीके से आप आई और इस पर हमारी रहनुमाई भी फरमाई, बहुत जरूरी थी, बहुत जरूरी थी मुझे, क्योंकि कुछ अरसे कबल हमने ही अपने शो में कवर किया था कि एक फ्रीलांसर अपने लिए अकाउंट खोलने गया तो उसको अकाउंट नहीं खोलने दिया। अब एक तुम्हारा तो जॉब सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हारा तो डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम्हारी तो जमानत नहीं है, तुम्हारा तो ये नहीं है, तुम्हारे पैसे का, तो लोगों के लिए आसानी कैसे पैदा हो सकती है, कैसे जो है आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और लोगों को ये भी नहीं पता कि कितने रास्ते हैं जिसकी तरफ वो ऑप्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो वी विल रिक्वेस्ट यू पहले से ही कि आपका वक्त चाहिए होगा इस तरह के सेगमेंट के लिए इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच सिमी जी फॉर कमिंग टू द शो एंड हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे। और याद रखिएगा कि ये जो रास्त आईडी है ये बनानी बहुत जरूरी है। राह रास्त और बराह रास्त रहेंगे आपके साथ इस वक्फे के बाद। सबसे बड़े पाकिस्तान में शाहजेब और माया अभी आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ज़रूर कहूँगी, लेकिन ये जो खबर अभी शाहजेब और मैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं सबसे पाकिस्तान में, ये जब खबर आई ऑन स्क्रीन तो हम लाहौल वला क़ुव्वत और तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए हम अपने अपने मेकअप रूम से निकले और हमने कहा ये क्या होता जा रहा है, माशरा किस तरफ जाता जा रहा है। शाहजेब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस कदर आज के वक्त में जब बारहा बताया जा रहा है, बारहा जो है अवेयरनेस दी जा रही है, उसके बावजूद शाहजेब बिल्कुल एक औलाद की ख्वाहिश और उस पर एक खातून ने, ये पेशावर का वाक़या है जहां पर एक खातून ने के सर में कील ठोक दी गई और ये कील सिर्फ इसलिए ठुकवाई गई कि उनकी जो औलाद है वो उन्हें मिल सके। मतलब ये किस किस्म की सोच है, बेटे की ख्वाहिश थी उनकी, जिस पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल मुंतकिल करने के बाद उनकी सर्जरी की गई और जब डॉक्टर्स ने, न्यूरोसर्जन्स ने देखा तो उनके सर में कील ठुकी हुई थी और उस कील को निकाला गया। बहुत जख्मी हालत में वो अस्पताल में मौजूद रही, उनकी सर्जरी होती रही। साथ में जो डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन है, उन्होंने भी ये बताया कि खातून हामला है और साथ में सर पर गहरी चोट थी। खातून ने ये भी बताया कि उनकी बेटे की ख्वाहिश है और इस बेटे की ख्वाहिश पर एक जाली आमिल ने उनको ये बात कही थी। अभी ब्रेक में शाहजेब का भी यही सवाल था, जिनके पास तरफ हम जा रहे हैं, जो आज हमारे मेहमान हैं, उनसे ज्यादा मौजू, उनसे ज्यादा सूटेबल इंसान मेरा नहीं ख्याल कि इस मौजू पे हमारी रहनुमाई फरमा सके। ये क्या चक्कर है, ये कैसे करते हैं, किस तरह बेवकूफ बनाते हैं, अब तक ये क्यों हो रहा है, ये जहालत क्यों हो रही है, क्या बार बार नहीं बताया जा रहा, दीवारों पर, जगहों पर, ये आमिल, वो आमिल, फला पीर, ये क्या हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे बहुत काबिल मोहतरम जुनैद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने सुबह नूर करने के बाद आपने जो है हमें वक्त दिया और ऑब्वियसली आपका एक मसरूफ दिन होता है। बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफजाई का, और मुझ पर यह कर्ज था कि जब भी मैं आऊँ तो ये ज़रूर आपको विश करूँ कि मेरी बहन और मेरे छोटे भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं माशाअल्लाह, लोग बहुत कामयाबी से नवाज। भाई वही चीज जो हम कितने सालों से, थोड़ी देर पहले अली भी यही कह रहे थे, शाहजेब भी यही कह रहे थे कि ये दीवारों पर अब तक आया जा रहा है, हालांकि बार बार प्रोग्राम्स हो रहे हैं इसके ऊपर। किस किस्म के जाली पीर है ये, सर के ऊपर कील ठोक दी औरत के। देखिए इसी केस से अगर आगाज करें ना, आपके पेशावर में जो वाक़या हुआ है कि खातून ने एक नरीना औलाद के लिए अपने सर के ऊपर कील को ठोक दिया, ये एक्चुअली ज़ईफ़ुल एतिक़ादी और अल्लाह पर ईमान की कमी की बदतरीन मिसाल है। अच्छा, इसकी दो वजूहात हैं। पहले तो स्पेसिफिक इस केस पे हम बात कर लेते हैं, ये हुआ क्यों। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो समाजी रवैये ना हमारे, खासतौर पर जो ख़ानदानी रवैये हैं, बेटियां होती जा रही हैं तो आए बेटी क्यों हो रही है, नरीना औलाद नहीं हो रही है, नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे यहाँ पोता नहीं होगा तो मेरी जायदाद को कौन संभालेगा, मेरी लेगेसी को कौन टो करेगा, मेरे नाम को कौन टो करेगा। एक बेटा और दे भाई, एक बेटा दे दो, उसकी तलब है। नंद उस पर जो है वो ताने कस रही होती है, सास उस पर ताने कस रही होती है, शौहर जो है उसको अजीब सी निगाहों से देख रहा होता है। तो सबसे बड़ा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है कि औरत को आप एक नफ्सियाती मरीजा बना देते हैं बार बार तान करके कि जी तुम्हारे यहाँ नरीना औलाद नहीं है,
जिसकी वजह से वो इधर उधर भागती फिरती है। देखिए बड़ा वाज़ेह फैसला है मेरे रब का, कुरान में सूरह शूरा में जिसका मफहूम मिलता है कि हम तुम्हें मतलब चाहे तो बेटियां दे, चाहे तो बेटे दे, चाहे तो दोनों दे, और चाहे तो कुछ ना दे, बांझ कर दे। ये मेरे रब का फैसला है। इसका मतलब ये कि जो देता है वो अल्लाह देता है, और जो नहीं देता वो भी अल्लाह है। मांगना भी सिर्फ अल्लाह ही, मांगना ही भी सिर्फ अल्लाह से चाहिए। अभी आते हैं उस तरफ हम। अच्छा, अब दूसरी जो बुनियादी बात है, वो दूसरी बुनियादी बात ये हुई साहब कि जब ये रवैया पैदा हो जाता है ना, तो इंसान फिर जो है वो एस्केप वे तलाश करता है, आसान रास्ते तलाश करता है। आसान रास्तों में क्या होता है, किसी ने कहा जी फुला जो आमिल बैठा हुआ है उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारा मसला हल कर देगा। अरे वो तुम्हारा मसला कैसे हल करेगा? मेरा रब अगर न चाहे तो दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो ज़ईफुल एतिकादी बुनियादी तौर पे इस केस के अंदर नजर आती है। एक बात, समाजी रवैये इसमें नजर आते हैं कि ये जो हमारे जो रवैये हैं ना, जो मनफी रवैये हैं, जिसकी वजह से हम औरत को उस लेवल पे लाके खड़ा कर देते हैं, उस सतह पे लाके खड़ा कर देते हैं कि वो बेचारी, देखिए वो बेचारी अपना पैसा भी खर्च करती है, वो बेचारी अपनी इज्जत भी लुटवा बैठती है, वो बेचारी अपना ईमान भी बर्बाद कर बैठती है। तो इस केस के अंदर जो सबसे पहला मसला है वो ये है कि ज़ईफुल एतिकादी है, और दूसरा हमारे समाजी जो मनफी रवैये हैं वो है जिसकी वजह से ये शाखसाने पैदा होते हैं। दूसरी जो अहम तरीन बात है वो क्या है? अब आइए इस तरफ, ये जो जाली आमिलीन हैं ये बुनियादी तौर पे कर क्या रहे हैं? जब आप इनके पास जाते हैं तो माज़अल्लाह, देखिए हमारे यहाँ शहर भर में, आप पूरे मुल्क में देख लीजिए, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, आपको पुलियों पर, चौबारों पर, चौराहों पर आपको जो है मुख्तलिफ किस्म के ब्रिजेस के ऊपर जो है वॉल चॉकिंग मिलती है। सन्यासी बाबा है, और ये बाबा है, और बंगाली बाबा है, और सरस्वती देवी है, खुलेआम टेलीफोन नंबर लिखे होते हैं। ये तो वहाँ की तो फलां की कमजोरी, ये वो फजूल। आपको महबूब कदमों में चाहिए, उनके पास चले जाइए। रोजगार खुलवाना है, उनके पास चले जाइए। जॉब चाहिए, उनके पास चले जाइए। औलाद चाहिए, उनके पास चले जाइए। तरक्की चाहिए, उनके पास चले जाइए। किसी को आप अपना दुश्मन समझ रहे हैं, उसको ज़ेर कर रहे हैं, तो उसके पास चले जाइए। मुझे एक बात बताइए साहब कि इससे बड़ी बदनसीबी क्या है कि आप कलमा पढ़ते हैं, आप ये कहते हैं कि अल्लाह ही कुदरत रखता है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। इससे बड़ी बदनसीबी एक मुसलमान की क्या हो सकती है कि एक ऐसा शख्स जिसके सो कॉल्ड आस्थाने, मैं इसको आस्थाना नहीं कहता, ये हमारे कुछ गलतुलाम चीज है, जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज़ पीर का लोग इस्तेमाल करते हैं। पीर वो है जो आपको शरीयत और तरीकत पर चलाए, जिसकी आप पैरवी करें। ये जाली आमिलीन है। जिस तरह से डॉक्टर्स में क्वैक्स हैं, ये रूहानी क्वैकरी कर रहे हैं, ये रूहानी क्वैकरी कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज हैं। तो बात यह कि जब आप उनके पास जाते हैं तो वो करते क्या है? एक ताफुन ज़दा माहौल होता है। यानी एक मुसलमान सिर्फ इतना ही समझ ले कि जिस सो कॉल्ड आस्थाने में आप दाखिल हो रहे हैं उस जाली पीर के या जाली आमिल के, वो तो ताफुन ज़दा माहौल में बैठा है। उनके काम क्या है? वो गलाजत खाते हैं, वो गलाजत पर बैठते हैं, वो माज़अल्लाह उल्टे कुरान पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी इतनी रिसर्च है, चूंकि आपको पता है 23 बरस हो गए मुझे इस दश्त की सयाही में, इतने प्रोग्राम्स हमने किए। ये हुदूद के पर मंगवाते हैं, ये उल्लू के पर मंगवाते हैं, ये शेर के नाखून मंगवाते हैं, ये बंदर की खोपड़ी मंगवाते हैं, ये कब्र की मिट्टी मंगवाते हैं, ये शमशान घाट की मिट्टी मंगवाते हैं, ये वो चीजें मंगवाते हैं, ये इंसान का खून मंगवाते हैं, ये माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये वो चीजें मंगवाते हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, जब आप इनके पास दाखिल हुए और आपने देखा कि उसने ये सब कुछ आपसे डिमांड कर लिया, उसके बाद भी आपको अकल नहीं आ रही, उसके बाद भी आप नहीं समझ रहे कि एक शख्स जो आपसे कुफ्र करने को कह रहा है, एक शख्स जो आपसे शिर्क करने को कह रहा है, एक शख्स जो आपसे गैर शरई काम करने को कह रहा है, आप उसके पास जाके उसको ये कहते हैं कि साहब मेरा ये काम हल कर दो। तो सबसे पहला मसला हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है। हम इतना ज़ईफुल एतिकादी के, यूं समझ लीजिए कि अपना वो उस घाटी के अंदर गर्क हो चुके हैं, असफल साफिलीन की काली घाटियों में गर्क हो चुके हैं कि हमें ये मालूम ही नहीं है बुनियादी तौर पे कि हमें उस बंदे से नहीं मांगना है, मांगना अल्लाह से है। दूसरा जो मामला है वो क्या है कि हमें अल्लाह ताला ने एक नेकेड आई से एक चीज दिखा दी है साहब कि जिस जगह आप जा रहे हैं उसकी स्मेल आपको बताती है कि वो लोग जो है गलीज लोग हैं, गंदे लोग हैं, इतने अंधे हम हो जाते हैं। और आप लोग जाते हैं, जो लोग वहां जाते हैं इसलिए तो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। हाँ। अगर लोग जाना छोड़ दें तो उनकी तादाद कैसे बढ़ेगी? और सर मैं आप साथ में ये भी जुनैद भाई सवाल करना चाहूंगा, जिस तरीके से इनका चेहरा बार बार बेनकाब किया जाता है मीडिया की जानब से, कई आपने देखे होंगे ऐसे प्रोग्राम जिसमें जाया जाता है, दिखाया जाता है किस तरीके से ये लोगों को वहां पर जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं कायदा तौर पर, उसके बावजूद इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, इनका कोई रोकने वाला नहीं है। माजरत के साथ मैं जुमला अदा करता हूँ शाहजेब भाई, ये अब हमने इसको इतना निगलेक्ट किया है, इस इशू को इतना निगलेक्ट किया है, रियासत ने इसको निगलेक्ट किया है, अदलिया ने इसको निगलेक्ट किया है, उलमा ने इसको, मैं इंतहाई एहतराम के साथ अर्ज करूं कि
कि उलमा को मेंबर से बाकायदा जो है इसके ऊपर तकारीर करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। नेग्लिजेंस इस हद तक हुई है, यानी हर स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से, हर वॉक ऑफ लाइफ की तरफ से, हमारे इदारों की तरफ से, इवन इंतजामिया मिली हुई है। मुझे कहने दें जुमला, आपके थाने मिले हुए होते हैं, SHOs मिले हुए होते हैं, पूरी पूरी पुलिस की मतलब जो मोबाइल मिली हुई होती है, बत्ते जाते हैं उनको। हमने इसको जी हमने इस हद तक इसको नेग्लेक्ट किया है और इसको प्रोवोक किया है कि अब ये बाकायदा एक इंडस्ट्री बन गई है। माया इंडस्ट्री भी ऐसी बन गई है जहां से यूं कह लीजिए कि बद एतकादी की प्रोडक्शन होती है, जहां से जो है अपना माल समेटने की प्रोडक्शन होती है, जहां से औरतों की इज्जत की पामाली की प्रोडक्शन होती है, जहां से जो है ज़ईफुल एतकादी की प्रोडक्शन होती है, जहां से अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान के मुतज़लज़ल होने की प्रोडक्शन होती है, जहां से जो है कुफ्र की, शिर्क की और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह के जो निज़ाम है उसके अंदर खलल डालने की जो है प्रोडक्शन होती है। तो हमने बाकायदा इसको इंडस्ट्री बना दिया है और ये हमारी अपनी ये जो पूरी जो सोसाइटी है इसकी नेग्लिजेंस है। मुझे बताइए कौन सी जगह ऐसी है या कौन सा शहर ऐसा है, कौन सा इलाका है जहां पर ये जाली आमिलीन नहीं बैठे हुए और धड़ल्ले से नहीं बैठे हुए। मैं कहना चाहता हूं, अगर CCPO पेशावर ने एक एक्शन लिया है या उन्होंने जो है वो SP को एक्टिव किया है या DIG एक्टिव हुए हैं एक वाक़े पे, ऐसे कई वाक़े। इसी औरत का ये स्टेटमेंट है कि मैंने कील अपने सर पे इसलिए ठोकी कि इससे पहले एक वाक़ा हुआ था कि उस औरत का भी ये मसला था, नरीना औलाद नहीं हो रही थी, उसने अपने सर पे कील ठोकी, उसके नरीना औलाद हो गई। यानी ये ज़ईफुल एतकादी का मामला है। कई केसेस ऐसे हैं। देखिए मैं सॉरी टू से मैं इस वक्त जेंडर बाइसनेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, इस माशरे की बेटियां, आपको पता है कसीर तादाद इन जाली आमिलीन के पास हमारी बच्चियों की नजर आती है। कई मैं ऑन एयर ये जुमले अदा नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं कि जिसके अंदर बच्चियां गई हैं, उन्होंने किसी को हासिल करना था, किसी से प्यार हो गया, किसी से जो उनका मतलब ताल्लुक हो गया, और आमिल ने कहा जी मैं इतने पैसे भी लूंगा, इज्जत मतलब पैसे भी लिए, इज्जत को भी पामाल किया, ईमान को भी बर्बाद किया, अपना सब कुछ उन सो कॉल्ड आस्थानों पर जाली आमिलीन के पास लुटा के आ जाते हैं। घर के मर्दों को पता भी नहीं होता। दूसरी सूरत क्या है, दूसरी एक और प्रॉब्लम इस माशरे में क्या हो गई, हसद। उसने तरक्की क्यों की, वो आगे क्यों बढ़ गया, उसको अच्छी जॉब क्यों मिल गई, उसको अच्छा कारोबार, लालच पैदा हो। तो अल्लाह की तकसीम के ऊपर जब हम सवाल उठाते हैं तो हम ऐसे जाली आमिलीन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं जी हमारा एक काम करके दो। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है पैसा भी बर्बाद करते हैं, इज्जत भी बर्बाद करते हैं, ईमान भी बर्बाद करते हैं, सब कुछ बर्बाद करते हैं। इनका तरीका वारदात होता क्या है जाली आमिलीन? देखिए आप इनके पास जाएंगे ना, ये एक्चुअली एक इल्यूजन वर्ल्ड है। अच्छा, दो चीजें समझ लें, जादू की हकीकत से जाहिर है इनकार नहीं। अगर आप मिसाल के तौर पे बड़ी हारूत मारूत की मिसाल ले लें, वो मियां बीवी के दरमियान जो है जुदाई के लिए जादू सिखाया करते थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का अटेम्प्ट हुआ। हमारा ईमान है वो चूंकि नूरी मखलूक है उसका असर नहीं हुआ, लेकिन चूंकि उम्मत को तालीम देनी थी इसलिए सूरह फलक सूरह नास अल्लाह तबारक व तआला ने उतार दी। अरे फलक और नास की सूरत में, यानी उसकी मौजूदगी की सूरत में, 11 आयात की सूरत में क्या किसी आमिल के पास जाने की आपको जरूरत है? ना, आप अपने घर के अंदर कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, अब तरीकाकार क्या है? आप इनके पास जाइए, ये आपसे कहेंगे 3 नाम दे दीजिए जी जिनके ऊपर आपको शक है। वो होता क्या है कि वो हवा में एक तीर फेंकते हैं, कोई एक तीर तो लगना है ना, तो लगेगा। बस वो जो लगा उसके अंदर आप समझ गए जी वो भावज मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो नन मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो सास मेरे पीछे पड़ी हुई है। यानी पहला तो तरीका वारदात ये है कि नफ्सियाती तौर पे वो आपको इस तरह कैप्चर कर लेंगे कि जी जो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, करीब का ही है कोई जो आपके साथ रहता है ना, वही है। यहीं से घरों के अंदर, घरों की जो खूबसूरत सी दीवार होती है जिसको आप बनाते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, उसके अंदर पहला क्रैक पड़ता है। आप सोचते हैं आपकी नंद आपके खिलाफ है, आप सोचते हैं आपकी सास आपके खिलाफ है, आप सोचते हैं आपकी भावज आपके खिलाफ है। दूसरा तरीका वारदात क्या है, ये आपको उस जगह पर लाके खड़ा कर देते हैं कि जहां पर आप कहते हैं कि यार बस यही है मेरा मलजाओ मावा, यही मुझे सब कुछ देगा, इसी से मुझे सब कुछ मिलेगा। आप फिर करते चले जाते हैं, वो आपसे करवाता चला जाता है। नतीजा ये निकलता है कि जिस वक्त आपके पेट में एक मर्तबा हराम चला गया, फिर आपने सारे काम जो है सारे काम उल्टे करने। जुनैद भाई, वक्त की कमी है, एक बहुत अहम सवाल। अब ये जो बच्ची जिसके कील में देख रही हूँ तस्वीरें, मतलब मेरी देखकर दिल दहल रहा है कि खोपड़ी के अंदर एक कील उसकी, वो वैसे दीवार में हम मारते ऐसे उसके सर में मारी हुई है। जुनैद भाई, उसने खुद मारी है, सोच, ये जहालत की इंतहा है, उजड़पन की इंतहा, खुद मारी अपने सर पे। मैं सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। अब मुझे एक बात चाहती हूँ, मैं आप जरा मैसेज ये कर दें कि अगर तुम्हें इस तरह की कोई चीज आती है तो तुम्हें इन चीजों का कम से कम आंखों देखी तो मट्टी आंखों में मत डालो। देखिए, इस कौम को इंजीनियर्ड ऑपरेशन की जरूरत है, इस कौम में इंजीनियर्ड ऑपरेशन की जरूरत है।
थॉट्स के हवाले से, फिक्र के हवाले से, शऊर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत जय्यद उलमाए कराम अता किए हैं। मैं गुजारिश करूंगा इस्लामी नजरियाती काउंसिल से कि वो बाकायदा इस सब्जेक्ट को टेकअप करे और इस पे जो है मतलब पाबंद करे तमाम उलमा को कि जुम्मे के खुतबे में एक तो ये खास तौर पे जो दीगर तकारीर हो रही हैं लोगों को ये बताएं, क्योंकि ये रूहानी दहशतगर्दी है। ये आपके ईमान पे दहशतगर्दी है, ये सुसाइड बॉम्बिंग करवा रहे हैं आप अपने ईमान के ऊपर, लोगों के ईमान पे। तो एक तो काम ये होना चाहिए कि लोगों को जो सही समत बताई जाए कि ये जाली आमिलीन आपको कुछ नहीं दे सकते जब तक कि मेरा रब ना चाहे। दुनिया में कोई शख्स आपको क्राइस्ट एंजल की तरह हवा में उड़ता क्यों ना दिखाए, डेविड कॉपरफील्ड की तरह जो आपको समुद्र की तह में जाता हुआ या समुद्र पे चलता क्यों ना दिखाए, उस वक्त तक आपको कुछ नहीं दे सकता जब तक कि वो शरीयत और तरीकत का पाबंद दुनिया में ना हो। तो एक बात। दूसरी बात मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट हमारी अदलिया जो है वो कराची के अंदर नाजायज तजावुजात के ऊपर बड़े सो मोटो एक्शंस लेती हैं। देखिए साहब, ये अकायद के नाजायज तामीरात हो रही है, ये मतलब जो है अपना बदअकीदगी की नाजायज तामीरात हो रही है। इसके ऊपर मैं आपको दावे से कह रहा हूं कोई थाना कुछ नहीं कर सकता, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती, आपके इदारे कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इस इशू को टेकअप करे और इसको एक कैंपेन की सूरत में पूरे पाकिस्तान में इंजीनियर्ड ऑपरेशन के तौर पर लॉन्च करे और इसको तमाम आपके जो शहर हैं, तमाम इलाके, तमाम जो मतलब सूबे आपके, उसमें पुलिस को पाबंद किया जाए, आईजीज को पाबंद किया जाए कि वो हर इलाके के अंदर जो ऑपरेशन करें। ये इन सबके नंबर्स लिखे हुए, बिल्कुल सबकी मौजूदगी का पता है, सबके सो कॉल्ड आस्थानों का पता है। इनको उखाड़ के फेंका जाए। जब आप इनको एक तरफ करेंगे ना, ये कौम चलती है लठ के ऊपर, लठ मार के इस कौम को आप सीधा करें, तब इनको समझ में आएगा कि ये खुलेआम हो रहा है। बिल्कुल, और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जैसे कि जुनैद भाई भी कह रहे हैं। जुनैद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो में, बहुत शुक्रिया आपके प्यार, मौजूद पर बात करना बहुत जरूरी थी, रहनुमाई फरमाई आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सलामत रहें, बहुत अहम मौजू और वेरी वेल एक्सप्लेन। मेरा ख्याल है अगर आज भी जुनैद भाई की बात सुनने के बाद भी अगर हम नहीं जागे तो वाकई में हमें बहुत फिक्र करने की जरूरत है। फिर हमारा फ्यूचर वाकई में हमारा कहाँ ईमान जाएगा और हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। जुनैद भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और इस खबर के बाद ऑब्वियसली, लेकिन अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सवेरे पाकिस्तान में हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि हमारे अब बजट और हमारी इकोनॉमी के हवाले, यानी कि वो जो हम कहते हैं ना, माया पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक और मिनी बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें जरा कुछ ऐसा बता रहे हैं कि एफबीआर के मुताबिक खाद, ज़राई अद्वियात, ट्रैक्टरों पर टैक्स छूट का खात्मा सबसे बड़ा इकदाम होगा। यानी कि टैक्स में अब एक बार फिर इजाफा होगा, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा होगा। सेल्स टैक्स की मुतल्लिका छूट और मुराद भी खत्म कर दी जाएंगी। गुज़िश्ता मिनी बजट के तहत हमने देखा था कि जो टैक्स छूट है वो खत्म होनी हुई थी और उसके बाद जो टैक्स थे उसमें इजाफा हो गया था। 7 में फरवरी के आखिर तक दूसरा मिनी बजट भी तैयार हो जाएगा, यानी कि दूसरा मिनी बजट आने जा रहा है फरवरी के आखिर तक। माया, मैं तो सीरियसली जब बजट की बात आती है तो और भी फिक्रें होती हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा और किस तरह चलेगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान भी, शाजी बिल्कुल हमारे साथ माहिर माशियात खुर्रम साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। खुर्रम भाई, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। खुर्रम साहब बताएगा, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं मजीद टैक्सेस का बोझ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आवाम पर ही पड़ने जा रहा है एक बार फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू द बोथ ऑफ यू। जी बिल्कुल, देखें IMF प्रोग्राम के अंदर हम दोबारा से आ गए हैं और ये प्रोग्राम पहले जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था कोविड की वजह से। उसके बाद फिर कुछ प्रायर एक्शंस थे, यानी कि आप ये कुछ काम ऐसे करें इकोनॉमी से रिलेटेड, उसके बाद आपको जो है वो प्रोग्राम में इंडक्ट किया जाएगा और फिर आपको पैसे दिए जाएंगे। तो वो फाइनली हमने स्टेट बैंक का बिल अप्रूव किया, फिर और बहुत सारी चीज़ें थी, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया और टैक्सेस को जो है वो फिर अभी आपने देखा होगा 343 बिलियन रुपीस का एक टैक्स का जो है वो मिनी बजट एक और था जिसको हमने जो है इम्प्लीमेंट किया। तो डेफिनेटली ये आप जहन में रखें कि आने वाले दिनों में टैक्सेस जहाँ जहाँ छूट है टैक्सेस की उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले 30-35 सालों में काम ही ऐसे किए हैं। खुद अपने आप को गवर्न ही नहीं किया, अपनी रिसोर्सेज को हमने वैल्यू ही नहीं किया, खुद से अपने आप को मैनेज ही नहीं किया। तो नेचुरली जब ये हाल होगा तो फिर आपको IMF के पास जाना पड़ता है। तो IMF फिर अपनी हिसाब से आपको पैसे देता है और इस हिसाब से आपको जो है वो चीज़ें डिक्टेट भी करता है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए ठीक भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं होती। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मेरे ख्याल में फ़ाइट करना चाहिए कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग जाएंगे तो महंगाई का एक और तूफान आएगा जो ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा खुरम साहब, ऑब्वियसली सर आपने कहा कि बहुत ज़्यादा है, आई कम्प्लीटली एग्री, और डेली बेसिस पे कोई ना कोई इस तरह की जो है वो जब खबर आ रही होती है तो हम परेशान होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक तरफ IMF की जो शराइत है वो नई वाली शराइत, और साथ साथ अगर ये भी पता चल रहा है कि जी दूसरी तरफ टैक्स जो है वो छूट भी होगी, तो क्या लगता है अब किस तरीके से आम इंसान किस तरफ देखे, उसका विजन क्या होना चाहिए अपने लिए? जी देखिए जी, आम इंसान तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ रिसीविंग एंड पे है, और करना तो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए, करना तो गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ये होता है बेसिकली कि जो फूड इन्फ्लेशन है, खासकर जो महंगाई जो होती है उसके सबसे बड़ा अंसर जो है इस वक्त हमारे यहाँ वो फूड है। फूड को जो है वो नीचे लाया जाए, फूड की सप्लाई को बेहतर किया जाए, फूड की मार्केट्स को जो है वो स्ट्रक्चर किया जाए, और प्राइस को जो है इंश्योर किया जाए मार्केट्स में, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो फेडरल हो, कि जो प्राइसेस हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये काम किया जा सकता है और हम काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन में कमी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर इन्फ्लेशन हो रही तो हमारे यहाँ हो रही है, हमारे यहाँ तो 3 साल से इन्फ्लेशन, 4 साल से जो इन्फ्लेशन बढ़ती आई है, और बाहर तो अब जो है इंटरनेशनल मार्केट में शुरू हुई है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बीच में अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को काम, बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो भी आप जिसको भी इख्तियार देते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शील्ड बने बीच में, वो इतनी अच्छी मैनेजमेंट लेकर आए, इतनी अच्छी गवर्नेंस लेकर आए, जो कि इस तरह की एक्स्ट्रॉर्डनरी अगर कभी सिचुएशन आती है जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाती हैं और हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बजाय इसके कि हम और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं, हमें तो बेसिकली उसको मैनेज करना चाहिए। तो ये है कि फूड इन्फ्लेशन में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है, प्रोडक्शन बेहतर करके अपने एग्रीकल्चर। खुरम साहब, चंद माह में वफाकी बजट आने वाला है, फिर अवाम उस बजट से कोई उम्मीद ना रखें? देखिए जी, बजट में तो कभी भी आवाम को उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि बजट तो एक ये कह लें कि जी कहाँ से रिसोर्सेज आएंगी, टैक्सेस कैसे आएगा और टैक्स खर्च कैसे होगा, ये मोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो बजट में तो आपने देखा होगा, जितने भी बजट आप देख लें उठा के 15-20 सालों के, आपको बजट से या तो खर्चे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और टैक्सेस जो है रिलेटिवली कम नज़र आएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जितने फिस्कल हमारे इश्यूज होते हैं वो होते इस वजह से कि हमारे वेस्टेजेस बहुत होती हैं। तो वेस्टेजेस होती हैं तो नेचुरली हमारा वो पैसा सही जगह नहीं लगता, ना हेल्थ पे इतना ज़्यादा लगता है, ना एजुकेशन पे लगता है, ना सिक्योरिटी उस तरह से लगता है, ना फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगता है, ना फूड पे लगता है, तो ना एनर्जी पे लगता है। तो देखिए ये मसले तो बढ़ते जाएंगे आपके यहाँ अगर प्रॉब्लम्स जो हैं वो सही से टैकल नहीं होंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना फिस्कल साइड की होती है, जहाँ पे टैक्स आपको मिलता है और टैक्स कहाँ खर्च होता है, इसकी मैनेजमेंट आपने बेहतर कर ली, बाकी सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिस्कल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपने आप को फिस्कल साइड पे कैसे मैनेज करती है, अपने आप को कम कैसे करती है, छोटा कैसे करती है अपने आप को। गवर्नमेंट खुद बहुत बड़ी है और गवर्नमेंट में इदारे बहुत ज़्यादा हैं जिनको हमें बेचना है, जिनको अपने ख़त्म करना है, जिनको आपने बिल्कुल जो है वो कम करना है। क्योंकि 3 ट्रिलियन रुपीज़, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 3 खरब रुपया जो है हमने पिछले 3-4-5 सालों में खोया है। सिर्फ ये जो आपके पास बड़े बड़े हाथी हैं, पाकिस्तान रेलवे से लेकर PIA से लेकर पाकिस्तान स्टील से लेकर इस तरह के, तो क्यों नहीं हम उनको ठीक करते, क्यों नहीं गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे जो है उनको आगे लेके आती है और ये पैसा कहीं और लगाती है। खुरम साहब, यहाँ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, लेकिन कुछ एक ऐसी खबरें भी सामने आई हैं मुजम्मिल असलम साहब की जानिब से, कुछ 4 पॉइंट्स, कुछ 4 अच्छी खबरें उन्होंने सुनाई है। मैं इस पर भी आपकी रहनुमाई चाहूँगा सर। जैसे कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GDP रवा बरस $336 अरब पर पहुंच जाएगा, साथ में फीकस आमदन 2,85,000 रुपये होगी, पहले 6 माह में बजट खसारा कम होकर 2.1% हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि प्राइमरी बैलेंस से पहले खसारा 0.1% हो जाएगा। सर ये बताइएगा, इन अच्छी खबरों में, इन 4 अच्छी खबरों में कौन सी सच साबित होने जा रही है? देखिए जी, इसमें मैं सच या झूठ की बात नहीं करूंगा। मुझे ये है कि एक आम आदमी जो रोड पे इस वक्त है, या बेसिकली एक एवरेज पाकिस्तानी है, उसकी आमदन कितनी बेहतर है और उसको महंगाई कितनी ज़्यादा मिल रही है, उसको क्या 2 वक्त की रोटी रोज़ मिल रही है, उसको क्या बिल पे करने के जो है पैसे उसके पास हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए उसके पास पैसे हैं, या उसको सिक्योरिटी अपने जो है वो बेहतर करने के लिए उसको ये कुछ कर सकता है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि जी आमदन के ज़रिए कितने ज़्यादा बन रहे हैं या नहीं बन रहे, उसके अगेंस्ट उसके जो अखराजात हैं वो कितने ज़्यादा हैं या नहीं है, ये एक्चुअल मसला है हमारा। GDP का साइज़ क्या होगा वो बात की बात है जी। वो जो भी साइज़ हो उसका GDP ट्रिकल डाउन अगर होके एक आम आदमी पे नहीं आती तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। और मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आवाम को तो सिर्फ रिसीव करना है। सही जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि खुरम साहब की वाली बात ना कि आवाम ने सिर्फ रिसीव करना है। बिल्कुल जी।
बिल्कुल। सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर गाइडेंस ऑलवेज। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और आपने हमारी रहनुमाई फरमाई, जज़ाकल्लाह खैर। तो वही वाली बात है कि शायद फिर मैं आदमी वाला सवाल घूम फिर के बात यही आती है कि महंगाई आम आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें इजाफा होगा और कुछ नहीं होगा। रिसीव हमने करना है, बर्दाश्त हमने करना है, कमरे हमारी टूट जाएंगी, बजट हमारे आउट हो जाएंगे। वही वाली बात है कि फिर क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे और कैसे गुजारा होगा और फ्यूचर क्या होगा। बिल्कुल, जीडीपी जैसी मर्जी रहे, लेकिन अगर महंगाई में इजाफा होता रहेगा तो फिर आम आदमी क्या करेगा। लेकिन आम आदमी जो भी करेगा वो हमारा प्रोग्राम जरूर देखेंगे, आपकी हम रहनुमाई फरमाते रहेंगे, आपको चीजें बताते रहेंगे, खबरें देते रहेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और अब जरा हम आपको लेके चलते हैं दुनिया का गोल चक्कर लगाने के लिए, लेकिन बहुत ही दिलचस्प व अजीब खबर है पहले की, जो सबसे पहले हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 21 अगस्त 2018 में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ एक निजी कंपनी की मुबैना गफलत के बायस कराची का 11 साला मोहम्मद उमर बाजुओं से महरूम हुआ। साथ में जो वालिदैन की ज़िंदगी है, उनकी जो अजियत है, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे माया, उसमें इसलिए इजाफा हुआ क्योंकि एक वादा किया गया था और ये कहा गया था अदालती हुक्म पर अमल के बजाय जो कंपनी है उन्होंने अभी तक इस बच्चे को वो बाजुओं के लिए जो फंडिंग होनी थी वो नहीं हो सकी है। उसमें तारीखी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस इदारे की जानिब से। साथ में अगर हम उमर की बात करें तो उसकी जिंदगी बदल सकती है इस तरीके से, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है वो तब हुई जब बायोनेक्स सामने आई। जो बायोनेक्स कंपनी है उनकी जानिब से उमर को तजर्बाती तौर पर मसनूई हाथ लगा दिए गए, लेकिन अभी भी इस मसनूई हाथों के लिए फंडिंग की जरूरत है, जो फंडिंग करने की जरूरत है। शाहजेब, हमारे मुल्क में बार बार जिम्मेदारियां जिनकी हैं या जिनकी हो सकती हैं, जिनकी होनी चाहिए, उनको याद नहीं रहता, हमेशा अगले और गैर को क्यों याद दिलाना पड़ता है? बिल्कुल याद कराना पड़ता है। और उमर और उनके जो वालिदैन हैं वो बस इसी इंतज़ार में हैं कि किस तरीके से ये फंडिंग हो जाए। और फंडिंग होने के बाद उमर जो है, जो क्रिकेट का बहुत शौक भी रखता है, खेलता भी है, पढ़ता भी है, वो चाहता है कि उसके बाजू उसे मिल सके और उन बाजुओं से वो जितने काम करना चाहता है, जितना बड़ा आदमी बनना चाहता है, जो उसकी मंजिल है, वो वहाँ तक पहुँच सके। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, उस वक्त उमर के हाथ थे। उमर अपने, मैं क्या, मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है, लेकिन ये तब की तस्वीर है, उसके हादसे से पहले की तस्वीर है। इस वक्त जैसा शाहजेब ने कहा और हम सब की तरफ से अपील है, दुनिया में जहां देखा जा रहा है हमारा सबसे पाकिस्तान, इस बच्चे को एक स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है जो इसकी मदद कर सके। आज हम उमर से, उनकी फैमिली से मुलाकात करा रहे हैं। बिल्कुल, उनकी फैमिली से हम मुलाकात भी करते हैं। सबसे पहले उमर के वालिद जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, खुशामदीद भी कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक निजी कंपनी ने अदालत को यकीन दिलाया और साथ में आप लोगों से वादा भी किया था कि उमर को जो ये मसनूई बाजू लगने हैं उसके लिए फंडिंग की जाएंगी, उसके लिए अखराजात उठाए जाएंगे, तो सर वो वादा वफा नहीं हुआ? एक्चुअली 2018 में जब ये मुआहदा हुआ था कि इलेक्ट्रिक के साथ सेटलमेंट हुआ था हाई कोर्ट के थ्रू, तो उसमें कुछ कई चीज़ें थी जिसमें मेडिकल भी था, बच्चे की कंपनसेशन भी थी, और सबसे बड़ा जो मेरा मुतालबा था कि बच्चे के हाथ जो है वो लगाए जाएं। तो उसमें के इलेक्ट्रिक ने अपनी एक शर्त रखी थी कि हम बच्चे के हाथ बिल्कुल लगाएंगे, चाहे जहां से भी वालिदैन कहेंगे हम लगाएंगे, लेकिन विद इन पाकिस्तान। तो ये कंडीशन पे मैं मान तो गया था, लेकिन मुझे पता था कि पाकिस्तान में उस वक्त कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था। फिर भी मैं एग्री कर गया कि ज़ाहिर बाहर जाने के लिए कोई एग्री नहीं कर रहा था। हाई कोर्ट ने भी इसी शर्त पर मुझे सेटलमेंट करवाया कि पाकिस्तान के अंदर आपको सोल्यूशन देंगे के इलेक्ट्रिक वाले, तो मैं राज़ी हो गया। अब उसके बाद उसमें दीगर तमाम शराइत में तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इस वक्त हाई कोर्ट का जो ये सबसे प्राइम जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे के हाथ लगाए जाएं, उसमें मेरा बायोनेक्स के साथ पिछले 3 सालों से माशाल्लाह चल रही है उनके साथ एक
अंडरस्टैंडिंग और उनकी रिसर्च वर्क भी चल रही है। अब वो जाके सक्सेसफुल हो चुके हैं और इंतज़ार है कि के इलेक्ट्रिक किसी तरह इस पर अमल दरामद करके बायोनिक्स को गो हेड दे तो फिर बच्चे के हाथ लग जाएँ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि के इलेक्ट्रिक अभी तक टाल मटोल से काम ले रही है। मुझे नहीं पता क्यों, मैं भी पैसा बचाने के लिए 3 साल गुजर चुके हैं। हर 3 साल 2.5 साल के बाद बच्चे के एक आर्म रिप्लेस होगा क्योंकि उसकी एज ग्रो कर रही है। तो 2018 में अगर लग जाते तो इस वक्त एक दूसरा इस वक्त सेशन स्टार्ट हो चुका होता और दूसरे फेज़ में इस वक्त सेकंड आर्म इसके लग रहे होते और इस वक्त वो एक आर्म बचा चुके हैं और इसके बाद अब दूसरे आम पे भी इस वक्त जो है वो टाल मटोल हो रहा है। खैर खैर वाकई में बहुत ज़्यादा जो है वो सुनकर बुरा लग रहा है उमर के लिए, और ऑब्वियसली आप सब लोगों का चैलेंज कम नहीं है। लेकिन जब आप इस निजी इदारे में जब जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह का रवैया, टाल मटोल होती है तो वो किस तरह से काम लिया जाता है, प्लीज़ बताइए वो भाई। देखिए, वो डायरेक्टली तो ज़ाहिर इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो पाबंद हैं। असल में उनका जो उज़्र होता है वो ये होता है कि आप डॉक्टर की कोई रिपोर्ट लेकर आएँ या इस बच्चे की तरह कोई पहले किसी बच्चे को इस तरह के हाथ लगे हैं और वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं, तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट की कोई रिपोर्ट लेकर आएँ। फिर कहते हैं कि बायोनिक्स ने इस मामले में किसी मरीज़ को रिहेबिलिटेट किया है या नहीं, उसका कोई प्रूफ लेकर आए। तो इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं जिससे वो प्रोसेस और डिले होता जा रहा है। और मैंने तो कोशिश करके सारी चीज़ें अब तक कंप्लीट कर दी हैं, लेकिन अब भी उनकी तरफ से अभी लास्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि बच्चे का जो है फिजियोथेरेपिस्ट से एक रिकमेंडेशन ले जाए। तो वो लास्ट वीक में मैं वो भी करवा चुका हूँ। अब इसके बाद मुझे नहीं पता कि अब उनकी तरफ से क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और यहाँ के तरफ से कंप्लीट हो गया है या नहीं, तो मुझे अभी तक अंधेरे में हूँ, मुझे नहीं पता। बिल्कुल हमें भी इंतज़ार रहेगा कि फंडिंग जल्द से जल्द हो सके। उमर की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। लेकिन वाकई ये जो पूरा मामला है इसको सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब उमर दीगर बच्चों को खेलता देखता है, जाहिर बात है उसका भी दिल करता होगा कि वो भी बाहर जाकर खेले जैसे वो पहले खेलता था, पढ़ता था, अपने सारे काम करता था। कैसे बहलाती हैं आप उसे? हाँ, उमर देखकर जबकि बच्चे खेलते हैं और स्पेशली जब बच्चे साइकिल चलाते हैं तो फिर क्योंकि उमर को साइकिलिंग का बहुत शौक़ था, जब वो दूसरे बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है तो मतलब बिल्कुल वो घूरता रहता है उन बच्चों को, तब बहुत फील होता है मुझे। फिर बस मैं सिर्फ दिलासा देती हूँ कि उमर आपकी भी बाय काम लग जाएंगे, कोई मसला नहीं है, फिर आप खूब साइकिलें चलाना। अल्लाह अल्लाह, मैं समझ नहीं आ रहा कैसे हम आपसे बात करें। आपकी आवाज़ एकदम से, उमर ने बायोनिक्स का जो तैयार करदा जो ऑब्वियसली बाजू है इस्तेमाल किया, तो उसके क्या बहन बताइएगा प्लीज़ कि क्या उसके असरात हैं और वो क्या उसकी सिचुएशन है जी। उमर बहुत खुश थे और बहुत मतलब हैरान थे कि और बार बार कह रहे थे कि मम्मा देखिए मैं हाथ चला रहा हूँ। फिर इन्होंने मुझसे शेक हैंड किया, इन्हें पानी भी पिलाया, तो बहुत खुश थे। यकीन ही नहीं आ रहा था इन्हें कि मेरे हाथ लग गए। मतलब खुशी से मुझे याद है कि 2 दिन तक तो उमर सोए भी नहीं थे, खुशी के मारे बस ये पूछते थे कि मम्मा अब कब लगेंगे। तो हम लोग ज़ाहिर है दिलासा ही दे सकते हैं, बच्चा है, कि बेटा आपके हाथ जल्द लग जाएंगे। बिल्कुल, आप तो बता रही हैं, हम उमर से भी बात कर लेते हैं। उमर, आप मुझे बताओ, जब आपने ये मसनूई हाथ इस्तेमाल किया आपको कैसा लगा? मुझे मसनूई हाथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं इससे साइकिल चलाऊंगा, क्रिकेट खेलूंगा, बैट बॉल खेलूंगा और भी बहुत सी चीज़ें खेलूंगा, पानी पी लूँगा, खाना खा लूँगा, घर के बहुत से काम कर लूँगा, मम्मा पापा के काम कर लूँगा और कपड़े बदल लूँगा। और मुझे चलाकर बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। मैं 2 दिन तक सोया भी नहीं था खुशी के मारे। मैं मम्मा से बार बार पूछ रहा था कि मेरे हाथ कब लगेंगे, मम्मा बोली नहीं आपके हाथ जल्द से जल्द लग जाएंगे। तो अगला सवाल, बिल्कुल हम उमर से ये जानना चाहते हैं। उमर, आपका दिल भी चाहता होगा, जिस तरीके से आप बातें भी बता रहे हैं, आप क्रिकेट भी खेलते हैं और ये बहुत सारे काम करते हैं, तो आपका क्या दिल करता है, आपकी क्या ख्वाहिश है? जी, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे हाथ जल्द से जल्द लग जाएं ताकि मैं क्रिकेट खेल सकूं, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकूं, अपना स्कूल का काम कर सकूं, मम्मा पापा के कामों में हाथ बढ़ा सकूं। अल्लाह, तो मामा आपको देखकर परेशान होती होंगी, फिर कैसे आप अपनी मामा को मनाते हैं?
मम्मा परेशान होती हैं और रोती हैं तो मैं उनको चुप कराता हूँ और बोलता हूँ कि आप फिक्र नहीं करें, मेरे मसनूई हाथ तो लग जाएंगे ना, मैं उससे अपने सारे काम कर लूँगा, होमवर्क कर लूँगा, आपका हाथ बटा लूँगा और स्कूल के सारे काम कर लूँगा। तो उमर, जैसा कि आप अभी पहले क्रिकेट का जिक्र भी कर रहे थे और क्रिकेट के बारे में बता भी रहे थे, आपको खेलने का शौक भी है, तो फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? जी मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है और मेरा पसंदीदा खिलाड़ी शाहिद अफरीदी है और जब मेरे मसनूई हाथ लग जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं शाहिद अफरीदी की तरह छक्के मारूंगा। ठीक है उमर, आपसे हमारी बातें हुई। वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आखिर में मैं ये चाहूँगा, जिस तरीके से अदालती हुक्म की बात भी हो रही है, कुछ आपके मुतालबात भी हैं, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में आप ज़रूर बताएं कि अब आपका मुतालबा क्या है। आप क्या चाहते हैं कि आप दोबारा अदालत से रुजू करें? देखिए, जब मैं तंग आ गया था तो लास्ट मंथ की बात है, मैंने उनको एक ईमेल लिखी थी और यहाँ तक लिख दिया था। खैर ये सही नहीं है, लेकिन मैं ज़ाहिर मजबूर हूँ, तो मैं जब नो वे आउट होगा तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने ईमेल लिखी थी उनको और बाकायदा लिखा था कि अगर मेरे बच्चे का मसला हल नहीं किया आप लोगों ने तो के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के आगे जाकर ख़ुद को बर्न कर लूँगा। ये बात ठीक है, अब हर जी शऊर शख्स यही कहेगा कि ये बात गलत है, लेकिन मेरे पास जब कोई सलूशन नहीं होगा और अपने बेटे को मैं खुशी नहीं दे सकूँगा तो मेरा तो ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि अब इस बच्चे के हाथ लगवा कर दम लूँगा। अब उसमें जब मुझे कोई सलूशन नहीं मिलेगा तो मैं सिवाय इसके और क्या कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक को किसी तरह जगा दूँ उनके ज़मीर को कि बच्चे के हाथ लगा दें। खुदारा बिल्कुल ऐसा ही है। आप तीनों हमारे साथ मौजूद थे। हमारा ये भी सबसे, बल्कि हमारी गुजारिश है तमाम मुखय्यर हजरात से, क्योंकि जिस तरीके से इस निजी कंपनी के बारे में तो ये कहा जा रहा है वो तो अदालती हुक्म है कि उनको तो फंडिंग करनी है, लेकिन अगर कुछ मुखय्यर हजरात भी इनके फंडिंग कर सकते हैं ताकि उमर के जो मसनूई बाजू हैं बाइनेक्स की जानब से जो लगाए जा रहे हैं वो लग सकें, तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, वो अपने तमाम जो चाहते हैं मुस्तकबिल में करना वो कर सकते हैं। जिस तरीके से वो पढ़ भी रहे हैं, खेलते भी हैं, तो इस तरीके से हमारी सब गुजारिश है तमाम मुखय्यर हजरात से भी और इस इदारे से भी, निजी कंपनी से भी, इलेक्ट्रिक की के जो इनकी फंडिंग है उसमें तमाम जो रुकावटें हैं वो दूर करें, इनको फंडिंग दें, जल्द से जल्द दें ताकि इस बच्चे का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हो सके और जिस तरीके से वक्त ज़ाया हो रहा है वो ज़ाया ना हो। हाँ बिल्कुल अग्रीड। इट्स नॉट ओनली फिजिकल, उसका जो मेंटल इस वक्त जो है ना वो उसका ग्रोथ का टाइम है और उसके अंदर किसी तरह की भी एहसास महरूमी जो जा रही है हर दिन हर घंटा हर पल, उसके जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त उनको अपना किरदार बखूबी अंजाम देने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है बच्चे के लिए पूरी दुनिया से दुआ कर रही होगी, कोई आए कोई आवाज़ उठे, इन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। सो अब आगे बढ़ते हैं। जब लाहौर आप जाएं और इस तरह की सैर करने का आपको मौका मिले तो मेरे ख्याल है कोई बेवकूफ़ ही होगा जिस तरह का मौका जो है वो छोड़ देगा। और क्योंकि आपको 14 फीट बुलंदी पर बैठकर लाहौर शहर कैसा लगता है ये शादिब हमें दिखा रहे हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ इसलिए फौरन चला गया। ये ना हो माया मुझे बाद में बेवकूफ कहे, इसलिए मैंने फौरन रुक किया कज़ाफ़ी स्टेडियम का, जहां से जाती है साइट सीइंग बस और आपको मुख्तलिफ 4 रूट्स पर सैर कराती है। लेकिन वो 4 रूट्स कौन से हैं और हम किस रूट पर गए, लोगों से क्या बातें हुई, क्या मनाजिर देखे इतनी ऊंचाई से, वो आपको दिखाते हैं। फूलों का शहर, ख्वाबों का शहर और फनकारों का शहर, हम जिक्र कर रहे हैं शहर लाहौर का। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कुछ ही लम्हों के बाद शुरू होने वाले यहाँ पर PSL मैचेस और उसकी तैयारियाँ तो चल रही हैं। उसको देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी लाहौर के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को ऐसे मौके दिए जाएँ कि आप लोग यहाँ पर लाहौर की जो खूबसूरती है, जो खूबसूरत इमारतें हैं, जो खूबसूरत जगह हैं, उनको एंजॉय कर सकें। गैर मुल्की भी लाहौर आते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। तो आज हम आपको बहुत मुख्तलिफ चीज़ें दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो है लाहौर की साइट सीइंग बस, जिसका हम जिक्र आपसे करते रहते हैं, आप लोग देखते भी रहते हैं, लेकिन आज हम आपको साइट सीइंग बस के मुख्तलिफ पहलू दिखाएंगे। जैसा कि ये बताया जाता है कि साइट सीइंग बस के अंदर जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको पहले मॉडल लाहौर दिखाया जाता है, उसके बाद ब्रिटिश लाहौर दिखाया जाता है और आखिर में आप लोग देखते हैं मुगलों का लाहौर। तो ये 3 हिस्सों में आपको लाहौर दिखाया जाएगा। तो मेरे साथ चलिए हम ट्रैवल करते हैं उन तमाम लोगों के साथ जो कि आज लाहौर देखने के लिए निकले हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो तमाम चीज़ें दिखा सकें कि जब आप इस बस में ट्रैवल करेंगे तो आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो आइए मेरे साथ चलिए।
टीम के साथ, आपको दिखाएंगे भी ऊपर कितने सारे लोग मौजूद हैं जो उसमें एंजॉय भी करेंगे, मुख्तलिफ नज़ारे भी देखेंगे। लेकिन हम जा किस रूट पर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे ड्राइवर बैठे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, मुख्तलिफ रूट्स हैं, आज किस रूट पे जा रहे हैं, कितने लगेगी, कहाँ पहुँचने में हमें? ये इंशाल्लाह हम यहाँ से गजाफी स्टेडियम से निकल के मेन बुलेवार्ड, जेल रोड, केनाल, माल रोड और लोअर माल, उसके बाद हमारा जो स्टे होगा वो मीनार पाकिस्तान होगा और सेम रूट से ही हम वापस आएंगे यहाँ कज़ा। और कितना वक्त लगेगा हमें मीनार पाकिस्तान पहुँचने में? 50 से 1 घंटा, 1 आवर का तकरीबन ये होता है। तो आप तो रोजाना ट्रैवल करते हैं, जी। लाहौर की खूबसूरती देख के बोर तो नहीं होते आप? नहीं, इंशाल्लाह हम तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और रोज एंजॉय करते हैं लोगों के साथ? एंजॉय करते हैं। चलो ठीक है, हम भी एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ चलते हैं ऊपर और ऊपर देखते हैं कितने लोग मौजूद हैं। आइए हमारे साथ चलिए। यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं और हम देख रहे हैं बस तकरीबन पूरी भरती जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ ट्रैवल करने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस बस में ट्रैवल करते हुए आपको क्या क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे। लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। अच्छा, आपके लेफ्ट साइड पे PIC कार्डियक सेंटर, यहाँ पे दिल के मरीज़ों का इलाज किया जाता है बशर्ते के अमराज काबिल इलाज हो। और ये साथ ही सर्विसेज हॉस्पिटल है जिसका ओल्ड नेम था वहदत हॉस्पिटल। और PIC के बिल्कुल साथ ही थोड़ा सा आगे मेंटल हॉस्पिटल भी है। राइट साइड पे ये जनरल गुलाम ये जिलानी पार्क है जिसका नाम रेस कोर्स पार्क भी है और साथ ही ये PHA का ऑफिस है। अच्छा, लाहौर सिटी में जितनी भी ये ग्रीनरी और ये खूबसूरत फ्लावर्स और ये प्लांटेशन जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ PHA की वजह से है। अच्छा, जेल रोड का ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन है कि एक साइड पे 3 हॉस्पिटल्स हैं तो दूसरी साइड पे 3 कॉलेज है, यानी और तीनों के तीनों गर्ल्स कॉलेज है। लाहौर वुमेन कॉलेज, अफवा कॉलेज एंड किनेट वुमेन कॉलेज, और दूसरी साइड पे तीनों बीमारियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स भी, और आखिरी हल जेल BC रोड के एंड पे। तो हमने आपको बताया था ना कि हम 3 हिस्सों में लाहौर को आपको दिखाएंगे। तो हमने मॉडल लाहौर देख लिया है, साथ में हम देख रहे थे जो ब्रिटिश लाहौर है वो भी हम देखने जा रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ में आपको जो मुगलों का लाहौर है वो भी दिखाएंगे। लेकिन किसी भी बस में ट्रैवल करने के बाद, खासतौर पर साइट सीइंग बस में, टूर गाइड होना बहुत ज़रूरी है जो आपको ये डिटेल सारी दे सके जो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक टूर गाइड है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। हम उनको सुन रहे थे बहुत देर से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आसिफा उमर। आसिफा, मुझे बताइएगा, जब इस पूरे हम ट्रैवल में होते हैं तो क्या क्या चीज़ें बीच में आती हैं? आप लोगों की कितनी ट्रेनिंग होती है, क्या कुछ होता है? ये बहुत ही लंबा सवाल आपने कर लिया है, इसका आंसर काफ़ी लंबा है। इन द मीन वाइल जो है हम जैसे कि हिस्ट्री को अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री लाहौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। लाइक न्यू लाहौर है, ब्रिटिश लाहौर है और उसके बाद मुगलिया लाहौर यानी पुराना लाहौर दिखाया जाता है। और इसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स आती हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस आती हैं, लाइक म्यूज़ियम हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा फेमस जो है शॉपिंग मॉल्स हैं और कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि क्या क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑब्वियसली बड़ा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई जाती हैं तो आप क्या ये पूरी इसकी ट्रेनिंग होती है, उससे पहले आप लोग किसी कॉलेज से ये तालीम भी हासिल करते हैं? बिल्कुल शाहजेब, आपकी ये बात 100% जो है दुरुस्त है कि इससे पहले तो जो है कुछ यहाँ पे गाइड्स सबसे पहले रखे ही ऐसे जाते हैं जिन्होंने कुछ हिस्ट्री पढ़ी हो, ठीक है। और उसके बाद हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं और फिर उसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इसके पीछे, अगर मैं यहाँ पे बहुत अच्छा जैसे कि आपने कहा बता भी रही हूँ, तो इसके पीछे बहुत जो है ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं और रिसर्च है, ठीक है। इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत है। हिस्ट्री के वैसे आपको शौक भी है? हाँ, हिस्ट्री का शौक पहले तो नहीं था लेकिन अब बहुत हो गया है। हाँ, अब ज़्यादा बढ़ गया है। आप रूटीन में डेली बेसिस पे इस बस पर ट्रैवल करती हैं, रोज़ लोगों के साथ जाती हैं और पूरे लाहौर कैसे आपके टूर्स होते रहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, हम डेली बेसिस पे लोगों को टूर्स कराते हैं। डेली बेसिस पे हम इसी तरह से लोगों को लाहौर की इन्फॉर्मेशन मालूमात बताते हैं। बस के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ हैं जो ट्रैवल कर रही हैं, लाहौर का पूरा टूर कर रही हैं, तो इनकी कमेंट्री जारी है। हम कोशिश करते हैं कि लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करें और जानने की कोशिश करें कि वो इस टूर को कितना एंजॉय करते हैं। हमारे साथ चलिए पूरे बस में ट्रैवल करते हैं।
तो साइट सीइंग बस का सफ़र हमारा चल रहा है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जीसी यूनिवर्सिटी के बाद, जिसकी बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो हम आपको दिखा रहे थे ब्रिटिश लाहौर, जैसे कि यहाँ से आगाज़ होने जा रहा है और आगे आपको पूरा ब्रिटिश लाहौर भी दिखाएंगे, इसके साथ साथ मुगलिया लाहौर भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी फैमिलीज़, बच्चे मौजूद हैं जो इस बस में आकर बहुत एंजॉय करते हैं और फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रा मुझे बताएं, ये साइट सीइंग बस कितनी पसंद है आपको? बहुत पसंद है, इसीलिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आते रहते हैं। लेकिन कोविड ने बहुत तंग किया था, कोविड की वजह से गैप आ गया, वरना फ्रीक्वेंटली एंजॉयमेंट के लिए आते रहते। बच्चे तो कहते हैं कि हम बस हम गेमिंग्स खेलें, घरों में रहें या अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाएं, लाहौर देख के क्या करना है। लेकिन कितना खूबसूरत लगता है आपको लाहौर? लाहौर बहुत अच्छा शहर है, एज एंजॉयमेंट भी है, फिर स्टडीज़ के बर्डन से बंदा एक रिलैक्समेंट मिल जाती है कि एंजॉय कर लिया, बस इसीलिए। फिर लाहौर में बहुत चीज़ें देखने के लिए, सिर्फ एक नहीं है, मॉडर्न लाहौर है, ब्रिटिश लाहौर है। फिर आप अच्छे अच्छे खाने खाने जाते हो, रेस्टोरेंट जाओ, इधर से आप फूड स्ट्रीट जाओ, तो एंजॉयमेंट करना है तो फिर साइटिंग। हालांकि इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी के बावजूद आप ट्रैवल कर रही हैं, ठंड नहीं लगती है ओपन एयर बस में बैठ के, डबल डेकर बस में बैठ के? एंजॉयमेंट में तो हर चीज़ भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। यानी कि सर्दी बर्दाश्त कर रही है, सर्दी आपको लग रही है अभी? कितना मज़ा आता है जब फैमिली के साथ ट्रैवल करती है साइट सीइंग बस में? काफ़ी मज़ा आता है, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, हमें मतलब टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है, जो घर में मतलब थोड़ा कम हो सकता है। कोई कहाँ पे होता है, कोई कहाँ, कोई अपने रूम से, मतलब आप एक मतलब डबल डेकर पे अगर हम इस तरह आए हैं फैमिली के साथ घूमने फिरने, तो हमें टाइम मिल जाता है कि इन सब से बात कर सकें और इन सब टाइम स्पेंड कर सकें, एक दूसरे को जान सकें। हमारे साथ बहुत सारे और ही बच्चे हैं तो यहाँ पर बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कितना एंजॉय करते हैं। आप हमारे से बात करेंगी थोड़ी सी? हैं, हम आपको तंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप इस बस में ट्रैवल करते रहते हैं? जी जी। कितना ट्रैवल करते हैं? 3 बार आ चुका हूँ। 3 बार आ चुके हैं? इससे पहले? जी, इससे पहले। फैमिली के साथ आते हैं? जी जी, आता हूँ। क्या मज़ा आता है? सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है जब इस साइट सीइंग बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं? सबसे अच्छी जगह मुझे वो लगता है, क्या कहते हैं, बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद, यानी कि आपको इंतजार है कब हम अपनी मंजिल पे पहुंचे और बादशाही मस्जिद मीनार पाकिस्तान देखें? जी जी जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप भी आती रहती हैं इस बस पे? हाँ जी। कैसा लगता है जब ओपन एयर में बैठते हैं, शदीद सर्दी भी होती है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, साथ में ट्रैवल भी कर रहे होते हैं फैमिली के साथ, गाने भी सुन रहे होते हैं? बर्दाश्त तो करने पड़ता है फैमिली के साथ, सर्दी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है फैमिली की सर्दी? सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है। अच्छी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं साथ में। और जिस तरीके से खूबसूरत लाहौर है, ओल्ड लाहौर की हम बात करते हैं, क्योंकि जब बादशाही मस्जिद का जिक्र आता है, जब मीनार पाकिस्तान का जिक्र आता है, तो साथ साथ खानों का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि ओल्ड लाहौर के अंदर जितने खानों की वैरायटी आपको मिलती है, वो आप लाहौर के पुराने लाहौर में वहीं तमाम जो चीज़ें हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। मुझे भी खुद बड़ी इस वक्त याद आ रही हैं वो चीज़ें कि हम वहाँ पर पहुँचे तो तमाम खाने इंजॉय करें। तो हम बस में चलते जाते हैं, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो इस ठंडे ठार मौसम में आप लोगों ने भी सैर की लाहौर की, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि 3 हिस्सों में लाहौर को डिवाइड किया गया है, वो तमाम खूबसूरत मनाजिर आप लोगों ने देख लिए। माया, बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत अच्छा लग रहा था आपको देखकर, और ठंड भी मुझे लग रहा था कि बहुत ठीक ठाक थी, लेकिन वाकई में शाहजेब ने इतने मज़े से हमें सैर कराई और हम दुनिया में बैठे बैठे हमने लाहौर की सैर की। थैंक यू वेरी मच। और आज के लिए बस इतना ही। सबसे बड़े पाकिस्तान में शाहजेब अहमद और माया खान को दीजिए सिर्फ और सिर्फ कल तक के लिए इजाज़त। रहिएगा ज़रूर हमारे साथ, क्योंकि कल की दिन बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी डिस्कशंस होंगी। प्लीज डू स्टे विद अस। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।